नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रति क्लास से जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाजिर हम आपके लिए पीटीआई की क्लास लेकर के। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक टॉपिक लिया था, एक टॉपिक आपके क्लास में उसको कंप्लीट कर लिया था। 30 मिनट की क्लास होती थी। ऐसी क्लास करने का उद्देश्य क्या होता है आपके क्लास में, आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हो। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना होता है उस टॉपिक की आपने क्लास ले ली, उसका कंसेप्ट देख लिया, उसके बारे में जो भी क्वेश्चन होते हैं आप फिर उसकी प्रैक्टिस करते हो। इससे क्या होता है, टाइम का आपके पास में कंजम्पशन कम होता है, टाइम बचा पाते हो और आपके पास में तैयारी कैसी होती है, एक वन डायरेक्शनल होती है, आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो पाते हो। आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे, पिछले क्लास में हम 1919 वाला दिन क्या था, 1935 वाला क्या था। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो, क्योंकि आपके पास में सिलेबस में स्पेशली लिखा हो 1919 का दिन या 1935 वाला दिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही आपके पास में इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम लिख रखी है, पेपर फर्स्ट में आता है आपके पास में जीके उसमें। तो आज हम उसके सारे टॉपिक को आपके पास में एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको कुछ दिक्कत होगी नहीं। सबसे पहले आपके पास में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय होती क्या है आपके पास में, किसी भी देश की इनकम। किसी भी देश की इनकम कैसे आपके पास में, देखो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है आपके पास में कि एक निश्चित अवधि। कैसे, अगर हम एक साल ले लें तो एक साल में अंदर किसी भी देश में उत्पादित अंतिम सेवा और वस्तु। अंतिम सेवा और वस्तु कौन सी होती है आपके पास में, जो वस्तुएं उपभोक्ता के पास में यूज जाती हैं। जैसे अगर हमने कपड़ा खरीदा तो हम ऐसे कॉटन की वस्तु या फिर आपके पास में फैब्रिक की वस्तु का मूल्य नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास में शर्ट आ रहा है, जो पैंट आ रहे हैं, उसका मूल्य ही ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अंतिम उपभोग। अगर हमारे पास में आटा आ रहा था, हम गेहूं का मूल्य नहीं ऐड करेंगे, हम सिर्फ उस आटे का मूल्य ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एक निश्चित अवधि में किसी देश द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य आपके पास में, उसका मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है आपके पास में, राष्ट्रीय। यही परिभाषा आपके पास में, एक निश्चित अवधि में किसी देश द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या बोला जाता है आपके पास में, राष्ट्रीय आय बोला जाता है। ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय आय गणना के उद्देश्य क्या होता है, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय कैलकुलेट क्यों की जाती है आपके पास में। देखो अगर हमें किसी देश की जीडीपी, किसी देश की आपके पास में विकास, आर्थिक विकास कैसा हो रहा है, इस चीज़ की गणना करने तो हम क्या करेंगे, आपके पास में राष्ट्रीय आय के आधार पर करेंगे। अर्थव्यवस्था का मापन, कोई जीडीपी आपके पास में, किसी देश की इकोनॉमिक्स मजबूत है, किसी देश की इकोनॉमिक्स आपके पास में कमजोर है, ये इसका मापन कैसे होगा, इसका मेजरमेंट कैसे होगा। अगर वहाँ की राष्ट्रीय आय, अगर राष्ट्रीय आय कम होगी इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ की इकोनॉमिक्स वीक है। अगर राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ की इकोनॉमिक्स के आपके पास में मजबूत है। इसीलिए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मापन करना। फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास का आकलन। किसी भी देश में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है आपके पास में, आर्थिक विकास कैसा हो रहा है, लोगों के आपके पास में आय के साधन क्या है आपके पास में, लोगों की पर कैपिटा इनकम कैसी आ रही है आपके पास में, इसका मापन भी कैसे किया जाता है, इसका आकलन भी कैसे किया जाता है आपके पास में, राष्ट्रीय आय की गणना से किया जाता है। फिर आपके पास में क्या, विभिन्न क्षेत्रों का योगदानों का अध्ययन। आपने देखे होंगे 3 क्षेत्र होता है आपके पास में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वगैरह आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग वगैरह आते हैं, और तृतीय क्षेत्र में आपके पास में सेवा क्षेत्र। चाहे आपके पास में बैंकिंग हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया, चाहे टीचिंग हो गई, कोचिंग्स हो गया, ये सारी कौन सी होती है आपके पास में, सेवा क्षेत्र। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक्स में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान है, तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है, ये सारी चीज की गणना कैसे होती है आपके पास में, राष्ट्रीय आय में। देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र कितना योगदान, द्वितीय का कितना योगदान, वैसे ही तृतीय का। ठीक है। फिर आपके पास में क्या कह रहा, नीति निर्माण में सहायक। अगर आपको किसी देश की इकोनॉमिक्स पता होगी तभी तो आपके पास में आप पॉलिसीज बना पाओगे। कैसे, अगर आपको पता होगा कि नहीं हमारे द्वितीय क्षेत्र से आपके पास में राष्ट्रीय आय कम हो रही है, राष्ट्रीय आय का पार्टिसिपेशन कम है, तो आप करोगे कि भाई कैसे आपके पास में नए नए उद्योग लगाए जाएँ, कैसे आपके पास में उद्योग को सहूलियत दी जाए, कैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, कैसे उनको इंसेंटिव दिए जाए। ये सारी की सारी चीज़ें कैसे होगी, जब आपको पता होगा कि किसी भी क्षेत्र का राष्ट्र की इकोनॉमिक्स में कितना योगदान है। योगदान पता रहेगा तभी आपके पास में क्या होगी, आपकी पॉलिसीज का निर्माण होगा। ठीक है। फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, देशों के बीच तुलना। आपको पता होगा, हम तुलना करते हैं, काफ़ी सारी आपके पास में इंडेक्स है जाती हैं कि चाइना कितने नंबर की इकोनॉमिक्स है, भारत कितने नंबर की इकोनॉमी आपके पास में, भारत की इकोनॉमी बढ़ करके 4थे स्थान पर चली गई, 5वें स्थान पर चली गई। ये कैसे मापते हैं, अलग अलग देशों की राष्ट्रीय आयों की तुलना करते हैं, तभी तो आपके पास में पता चलता है कि भारत जो अब विकास की दौड़ में कितने स्थान पर है, कौन सी इकोनॉमिक्स आपके पास में विकासशील है, कौन सी आपके पास में विकसित अर्थव्यवस्था है, ऐसे तो पता चलती है आपके पास में। ठीक है। अब देखो आगे कुछ चीज़ें, आगे देखो राष्ट्रीय आय मापन की प्रमुख विधियां। इससे पहले हमने पहले वाली स्लाइड में क्या पढ़ा था आपके पास में, राष्ट्रीय आय होती क्या होती है, एक निश्चित अवधि में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है आपके पास में, राष्ट्रीय आय कहलाता है। फिर उसके उद्देश्य क्या हो गया आपके पास में, उसके मापन करना, विभिन्न क्षेत्रों के योगदानों का आकलन करना। फिर आपके पास में पॉलिसी निर्माण में सहायक होगी आपके पास में, फिर अलग अलग कंट्रीज के बीच में तुलना करने में सहायक होगी। ये चीज़ें देखी थी। अब देखो आपके पास में राष्ट्रीय आय को 3 विधियों से मापा जाता है आपके पास में। कौन कौन सी 3 विधियाँ, एक होती है आपके पास में उत्पादन विधि, जिसको आपके पास में प्रोडक्शन मेथड बोला जाता है, या फिर उसको वैल्यू एडेड मेथड बोला जाता है। इसी में आपके पास में जीडीपी, एनडीपी वगैरह किसमें आती है, उत्पादन विधि में। दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास में, व्यय विधि, ये होती है आपके पास में इनकम मेथड। तीसरा हो जाएगा आय विधि, दूसरा इनकम मेथड, और तीसरा हो जाएगा आपके पास में व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड होता है। इन 3 विधियों से आपके पास में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अलग अलग तीनों विधियों को देखते हैं ताकि आपको पता चले कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये कैसे मापी जाती है। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है आपके पास में, जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट कॉस्ट क्या होती है आपके पास में, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब देखो
पहली लेते हैं आपके पास में उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। इसमें क्या बोला जाता है आपके पास में कि एक देश की सीमा के भीतर कैसे किसी भी देश में उत्पादित अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का कुल मूल्य किसी देश की सीमा के अंदर, वो क्या कहलाता है आपके पास में उत्पादन विधि। कि इस विधि में देश में उत्पादित अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य क्या कहलाता है आपके पास में, वो उत्पादन विधि में जोड़ा जाता है। अगर किसी देश में कि आज कृषि का इतना उत्पादन हुआ है पूरे देश की ज्योग्राफिकल सीमा में, जब आप जीएनपी की बात करोगे तब आपके पास में भारत के बाहर जो भी आपके पास में ये दूतावास बने हुए हैं वहाँ पर भी आपके पास में कोई इनकम होगी, वो भी किस में जुड़ी जाएगी, राष्ट्रीय इनकम में जोड़ी जाएगी। अगर आपके पास में एनआरआई कुछ वहाँ पे प्रोड्यूस करके भारत में भेज रहे हैं आपके पास में, वो भी किस में जोड़ी जाएगी, इंसेंटिव, वो भी जोड़े जाएंगे। आप रेमिटेंसेज वो भी जोड़े जाएंगे किसमें, राष्ट्रीय आय में। ठीक है, तो उत्पादन विधि में आपके पास में किसी इस विधि में देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जोड़ा जाता है। अब देखो इसमें महत्वपूर्ण अवधारणा क्या होती है आपके पास में, पहली होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। नाम सुना आपके पास, भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत की जीडीपी घट रही है। जीडीपी क्या होती है आपके पास में, एक वित्त वर्ष, वित्त वर्ष कैसे आपके पास में कि इस साल अप्रैल से लगा करके अगले साल मार्च एंड तक, ये क्या हो गया आपके पास में एक वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। एक वित्त वर्ष में देश की घरेलू सीमा, घरेलू सीमा का मतलब क्या हो गया, भारत से बाहर जो भी लोग आपके पास में जाकर के कमा रहे हैं वो उसमें शामिल नहीं होगा। भारत की सीमा के अंदर चाहे आपके पास में कोई विदेशी वस्तु हो, चाहे आपके पास विदेशी कंपनी हो, चाहे आपके पास में कोई विदेशी लोग हो, लेकिन अगर वो भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कमा रहे हैं वो किस में आएगा आपके पास में, जीडीपी में आएगा। एक वित्त वर्ष में देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर उत्पादित अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है आपके पास में, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसका सूत्र क्या होता है आपके पास में, सिंपल सा देखो, इसका सूत्र होता है आपके पास में जीडीपी, इसमें आपके पास में निजी उपभोग, निजी उपभोग का मतलब क्या हो गया आपके पास में कि हम कितना कंजप्शन करें आपके पास में, फिर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा आपके पास में, निवेश, फिर आपके पास में सरकार कितना खर्च कर रही है। अब देखो हमने कितना निर्यात किया बाहर, और उनमें से आयात को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। निर्यात को हमेशा एक्स से डिनोट करते हैं, आयात को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, एम से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीडीपी का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंटल आपके पास में, और क्या हो जाएगा, निर्यात माइनस आयात। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में, जीडीपी का। किसका हो जाएगा, जीडीपी का। नॉर्मल सी बात है आपके पास में। अब देखो आगे फिर हो जाएगा वित्त वर्ष किसे कहता है आपके पास में, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, अभी मैंने बोला था अप्रैल से शुरू होकर के मार्च एंड तक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये क्या कहलाता है आपके पास में, फाइनेंशियल ईयर। अब देखो हम बोलते हैं कि किसी देश में निवासित रहने वाले लोगों द्वारा उत्पादित अंतिम मूल्य, वस्तुओं या सेवाओं का अंतिम मूल्य, इसका मतलब रेजिडेंस कौन से आपके पास में, वह व्यक्ति जो एक या एक से अधिक वर्ष तक, यानी कि या तो 1 साल तक रहा आपके पास में या 1 से अधिक साल तक आपके पास में भारत में रहो, उसको क्या बोला जाता है आपके पास में, वहाँ का निवासी बोला जाता है। वह व्यक्ति जो 1 वर्ष से उससे अधिक समय तक रहता हो या आर्थिक गतिविधियों में भाग लेता हो, वो क्या कहलाता है आपके पास में, वहाँ का रेजिडेंट कहलाता है। ये बातें समझ भाई। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय होती क्या होती है, क्या होती है राष्ट्रीय आय, एक निश्चित अवधि में किसी देश द्वारा उत्पादित अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य क्या कहलाता है आपके पास में, मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय गणना क्यों महत्वपूर्ण आपके पास में, देशों की तुलना करने के लिए, आपके पास में पॉलिसी निर्माण के लिए, और आपके पास में क्या हो जाएगी, किसी देश की आकलन करने के लिए, पर कैपिटा इनकम आकलन करने के लिए, ये सारी चीज़ें। फिर हमने क्या देखा था, इसकी 3 विधियाँ होती हैं, कौन कौन से आपके पास में, उत्पादन विधि, दूसरी आय विधि, तीसरी व्यय विधि। ठीक है, फिर हमने उत्पादन विधि को लिया था। इसमें आपके पास में क्या होगा कि किसी एक वित्तीय वर्ष में देश द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं या सेवाओं का मूल्य। फिर हमने क्या देखा था, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें क्या देखा था हमने, किसी देश की सीमा, जियोग्राफिकल टेरिटरी के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है आपके पास में, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। फिर हमने उसका फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था फॉर्मूला, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट प्लस आपके पास में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, और उसमें देखो आयात माइनस निर्यात हो जाएगा। ठीक है, निर्यात माइनस आयात, एक्स माइनस एम, ये हमने देखा था फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो आगे अगली कुछ चीज़ें, घरेलू सीमा क्या होती है आपके पास में, डोमेस्टिक टेरिटरी। हमने देखा था जीडीपी में आपके पास में किस में उत्पादित वस्तुएं, घरेलू सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी, भारत का पूरा स्थलीय क्षेत्र, जो भारत के आपके पास में इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, इसके अंदर का आपके पास में पूरा का पूरा एरिया, इसके अंदर का पूरा एरिया जाएगा। ठीक है, यही तो होता है आपके पास में, लगभग ऐसा ही कुछ होता है, ऐसे ही कुछ होता है। इसमें आपके पास में पूरा, दूसरा देखो 12 नॉटिकल मील तक समुद्री क्षेत्र, समुद्री सीमा कहाँ तक होती है भारत के आपके पास में, अगर ये बाउंड्री है, यहाँ से आपके पास में पूरा का पूरा सी है, ये आपके पास में अरब सागर आ जाएगा, यहाँ आपके पास में बंगाल की खाड़ी आ जाएगी, यहाँ आपके पास में हिंद महासागर आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में 12 नॉटिकल मील तक की दूरी आपके पास में क्या कहलाते हैं, भारत की जियोग्राफिकल टेरिटरी कहलाएगी, भारत की समुद्री सीमा कहलाएगी आपके पास में। ठीक है, तीसरा आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो
भारतीय जलयान या वायुयान। अब भारत की जलयान चाहे आपके पास में प्रशांत महासागर में चल रही हो, चाहे आपके पास में अंटार्कटिक महासागर में चल रही हो, वो भी क्या कहलाएगी आपके पास में भारत की घरेलू सीमा कहलाएगी। भारत विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास, चाहे आपके पास में अमेरिका में है, चाहे आपके पास में इंग्लैंड में है, चाहे आपके पास में और किसी देश में है, रशिया में, वहाँ आपके पास में जो भी एम्बेसी बनी हुई है वो हमेशा क्या कहलाती है, भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री कहलाएगी। वहाँ आपके पास में भारत की सीमा लगती है, वहाँ कानून भी किसके चलते हैं, भारत के चलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, घरेलू सीमा 4 भारत का स्थलीय क्षेत्र है, साथ ही साथ आपके पास में 12 नॉटिकल मील की समुद्री क्षेत्र, फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, भारतीय जो भी वायुयान या आपके पास में जलयान चल रहे हैं वो सारी चीज़ें, और विदेशों में जो भी आपके पास में एम्बेसीज खुली वो सारी क्या कहलाएगी, भारत की घरेलू सीमा कहलाएगी। फिर आपके पास में अंतिम वस्तु क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो वस्तु जो आपके पास में उपभोग के लिए तैयार होती हो, जिसका हम उपभोग करते हैं, जिसका हम कंजप्शन करते हैं। हम कपास का या फिर आपके पास में मशीनरी का उपयोग नहीं, वह नहीं जोड़ेंगे, क्यों, हम सिर्फ कपड़े का मूल्य जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे देखना है कि इस शर्ट का मूल्य क्या है, अगर ये शर्ट मेरे को 1000 रुपये में पड़ा, तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, अब मैं अलग से इसमें जो कॉटन लगा उसका मूल्य नहीं जोड़ूंगा, अलग से इसके पास में कलर लगा उसका मूल्य नहीं जोड़ूंगा, वो उस 1000 रुपये में क्या हो गया, पूरा का पूरा शामिल हो गया। जैसे ब्रेड हो गया, कार, यही ना, ब्रेड हो गया, कार हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके पास में अंतिम उत्पाद होते हैं। आप ऐसा नहीं करोगे कि मोबाइल में आपने चिप का अलग से जोड़ दिया, सेमीकंडक्टर अलग से जोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो आगे चीजें, मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट वस्तु क्या होती है आपके पास में, जो वस्तु आगे उत्पादन में प्रयुक्त होती है। जैसे ब्रेड बनाने के लिए आटा, ये आटा क्या हो गया, ये अंतिम वस्तु नहीं है आपके पास में, ये क्या होगी, मध्यवर्ती वस्तु, जिसको इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है, ठीक है, नॉर्मल चीजें। अब देखो हमने पहले कौन सी पढ़ी थी आपके पास में, जीडीपी पढ़ी थी। जीडीपी का मतलब क्या होता है आपके पास में, किसी भी देश की सीमा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, जो भी आपके पास में ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती हैं उसमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य। ज्योग्राफिकल बाउंड्री कितने प्रकार की होती है, हमने देखा था, स्थलीय सीमा, किसी याद का वायुयान या फिर जलयान, एम्बेसी, और 12 नॉटिकल मील तक की समुद्री सीमा, ये चारों चीज़ें देखी थी। अब देखो पढ़ने हमें जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होता है आपके पास में, देखो किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, चाहे उत्पादन देश में हो या विदेश में हो। अब मेरी बात सुनो, अगर ये भारत लें, भारत की जीडीपी क्या होगी, भारत की सीमा के अंदर जो भी आपके पास में उत्पादन होता है उसका मूल्य क्या होगा, जीडीपी। लेकिन भारत के बहुत सारे लोग अरब में रहते हैं, बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं, बहुत सारे लोग यूरोप में रहते हैं, वो भी तो कुछ उत्पादन करते हैं, वो भी तो कुछ कमाते हैं। अगर हम उनको ऐड कर लेंगे, और भारत में भी तो कुछ विदेशी लोग रहते हैं, अगर हम उनको माइनस कर लेंगे, तब आपके पास में क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रह जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जीएनपी होगी। अगर हम किसी देश के निवासी, इसका मतलब क्या हो गया, भारत का निवासी चाहे अमेरिका में रहेगा तो भी वो कैसा, कौन सा रहेगा, भारतीय रहेगा, चाहे अरब में रहेगा तो भी कैसा रहेगा, भारतीय रहेगा। उसी प्रकार कोई अमेरिकी भी तो भारत में रहता होगा, कोई बांग्लादेशी भारत में रहता होगा। तो अगर हम उनकी आय को जोड़ दें और जो भारत में विदेशी रहते हैं उनकी आय को घटा दें, तब आपके पास में क्या आ जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस देखना। जीडीपी क्या होती है, किसी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी उत्पादन होता है, चाहे वो विदेशी कंपनी कर रही है, चाहे वो विदेशी आदमी कर रहा है, वो भी क्या होगा आपके पास में जीडीपी में शामिल। क्या जीडीपी में जो अरब में भारतीय उत्पादन कर रहा है वो शामिल होगा क्या, नहीं। क्या अमेरिका में कोई भारतीय उत्पादन कर रहा है वो शामिल होगा क्या, नहीं। जीडीपी में सिर्फ शामिल होगा देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री, देश के दूतावास, या फिर वायुयान या फिर जलयान जो समुद्र में चल रहे हैं, या फिर आपके पास में 12 नॉटिकल मील तक में जो भी आपके पास में मछली पालन वगैरह होता है। जीएनपी में क्या होगा आपके पास में, जो भारत में विदेशी, क्या जीडीपी में जो भारत में विदेशी उत्पादन कर रहे हैं वो शामिल होगा, हाँ होगा। कोई विदेशी कंपनी करी शामिल होगा, होगा। लेकिन जीएनपी में क्या हो जाएगा, जो भारत में विदेशी कर रहे हैं उनको घटा लेंगे, जो बाहर भारतीय कर रहे हैं उनको जोड़ लेंगे। आया समझ, इजी सी बात है। देखो सूत्र क्या हो जाएगा आपके पास में, अब देखो जीएनपी निकालना में, अभी हमने पढ़ा था जीडीपी क्या होती है आपके पास में, जीडीपी होता है आपके पास में ज्योग्राफिकल सीमा में, तो जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो ये जीडीपी है, इनमें आपको जोड़ना क्या है, जो भारत से आपके पास में विदेशों से प्राप्त आए, जो भारतीय आपके पास में विदेशों से प्राप्त आए, ये विदेशों से प्राप्त आए, और घटाना क्या आपके पास में, जो विदेशियों द्वारा भारत में कमाई जाती है आपके पास में। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, भारत में रहने वाले विदेशी। अब मुझे बताओ विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कौन सी होगी। अगर भारत के लोग जो बाहर रहते हैं उन्होंने 100 रुपये कमाए, और जो भारत में रहने वाले बाहरी लोग हैं उन्होंने 80 रुपये कमाए, तो बताओ भारत को टोटल कितना प्राप्त हुआ, 100 भारत में आया, 80 भारत से गए, तो भारत को 20 ही तो प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, नेट इनकम, नेट फॉरेन इनकम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, जीडीपी प्लस आपके पास में क्या हो जाएगी, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। जितने आपके पास में विदेश से प्राप्त हुई उसमें से घटा दो जो विदेश में गई, जो विदेशी लोगों ने यहाँ से आपके पास में कमाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जीएनपी हो जाएगा। तो जीएनपी और जीडीपी में आपके पास में डिफरेंस पता चला।
जीडीपी क्या होती है आपके पास में, जीडीपी होती है किसी देश की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी आपके पास में क्या होता है उत्पादन होता है, अंतिम उत्पादन, ठीक है, उनका मौद्रिक मूल्य। जीएनपी क्या हो जाएगा आपके पास में, जो लोग भारतीय और बाहर रहते हैं वो कमाते हैं उसको लोगे, और जो आपके पास में बाहरी हैं और भारत में कमाते हैं उनको घटा दोगे, वो आपके पास में क्या हो जाएगी, जीएनपी हो जाएगी। इजी सी चीज़ है। अब देखो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये देखो शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है आपके पास में, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब क्या होता है आपके पास में, NFI है, नेट फाइनेंस, हाँ नेट फाइनेंशियल इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, नेट एब्रॉड, ठीक है। एब्रॉड का मतलब क्या होता है, विदेश, विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को दी गई आय, यही तो आपने बताया था। जो भारतीय आपके पास में बाहर से लेके आते रुपए और जो बाहरी आपके पास में बाहर से लेके जाते रुपए, उसमें से आपको पास में घटा देनी है, तो आपके पास में क्या हो जाएगी, नेट आय आ जाएगी। ये तो हमने देखा था, अगर 100 बाहर से आए 80 हमने बाहर भेजे हैं तो हमारे पास नेट आय क्या हो जाएगी आपके पास में 20 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब आपके पास में NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी हमने कौन कौन सा पढ़ लिया था, अभी हमने GDP पढ़ लिया था, फिर हमने आपके पास में क्या पढ़ लिया था, GNP पढ़ लिया था, दो चीज़ें पढ़ ली थी। जीडीपी मतलब क्या होता है आपके पास में, देश की सीमा के अंदर, जीएनपी मतलब क्या होता है आपके पास में, देश की सीमा, और जो बाहर रहते हैं वो जाएंगे आएंगे और जो अंदर रहते हैं बाहरी वो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे आपके पास में, NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास में, जो आपके पास में जीडीपी होती है किसी देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं का अंतिम मूल्य, अगर हम उनमें से मूल्य ह्रास को घटा लेंगे। कैसे, अगर मैं इस बोर्ड से आपके पास में इनकम जनरेट कर रहा हूँ 2 लाख रुपए पर ईयर, लेकिन आपको पता होगा कि बोर्ड की तो भी तो कुछ कीमत होगी, और बोर्ड को मैंने 1 साल तक चलाया तो बोर्ड का भी तो कुछ नुकसान हुआ होगा, उसको भी तो रिपेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 20,000 रुपये मेरा बोर्ड का खर्च हो गया, तब आपके पास में नेट आय कितनी होगी आपके पास में, 1,80,000 होगी कि नहीं होगी। क्यों, मैंने 2 लाख आपके पास में उत्पादित किया, लेकिन आपके पास में क्या हो गया, उसमें से 20,000 क्या हो गया, मूल्यह्रास हो गया। किसका हो गया, इस साधन का मूल्यह्रास हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आपने ट्रैक्टर लाया, ट्रैक्टर से आपने 50,000 कमाए, लेकिन आपको पता होगा कि ट्रैक्टर पर भी तो खर्च आएगा 1 साल में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10,000 ट्रैक्टर पर खर्च आएगा, उसको आप घटाओगे तो आपके पास में NDP क्या हो जाएगा आपके पास में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। क्यों, आपके पास में डेप्रिसिएशन हुआ, मूल्यह्रास हुआ। किसका मूल्यह्रास हुआ, जो भी आपके पास में मशीनें लगी हुई हैं, जो भी आपके पास में साधन लगे हुए हैं, वो भी तो 1 साल तक चलेंगे, वो 1 साल तक चलेंगे तो आपके पास में उनका मूल्यह्रास हो जाएगा। आप ट्रैक्टर एक आज खरीद के लाया, 1 साल उसको चलाओ और वापस बेचो, क्या सेम रुपये में जाएगा, नहीं। अब वो ट्रैक्टर जो 5 लाख का था वो 4 लाख में जाएगा। क्यों, उसका 1 लाख का क्या हो गया, मूल्यह्रास हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है इसे। अब देखो आपके पास में क्या हो जाएगी, शुद्ध राष्ट्रीय आय। हमने कौन सा पढ़ लिया, देखो आपके पास में जीडीपी पढ़ लिया, जीएनपी पढ़ लिया और एनडीपी पढ़ लिया। एनडीपी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, नॉर्मल सा देखोगे, जो भी आपके पास में जीडीपी होती है उसमें से आपको डेप्रिसिएशन घटा देना, मूल्यह्रास घटा देना, ये आपके पास में क्या हो जाएगी, एनडीपी। अब आपके पास में क्या हो जाएगी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और एनएनपी का फॉर्मूला भी सेम होता है। जो भी आपके पास में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हैं, जो भी आपके पास में भारत की सीमा और आपके पास में जो भारतीय विदेश में रहते हैं उनकी जो आय होती है, उनमें से किसको हटा देना है, मूल्यह्रास को घटा देना है। जिस प्रकार हमने जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाया तो क्या आ गया, एनडीपी। उसी प्रकार हम जीएनपी से मूल्यह्रास घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एनएनपी। जीएनपी से हम क्या घटाएंगे, मूल्यह्रास घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, एनएनपी आ जाएगा। क्या समझ आई थी बात, ठीक है। अब हमने देखो कितने सारी चीज़ें पढ़ ली है, 4 चीज़ें पढ़ ली हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, चारों चीज़ें। अभी आपको चारों चीज़ें एक ही स्लाइड में बता देता हूँ। उससे पहले देखो एक चीज़ आप देख लो, मूल्यह्रास क्या होता है आपके पास में, उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों, उपकरणों आदि की घिसावट में मूल्य में होने वाली कमी। मैंने आपको बताया था, जब आप उत्पादन प्रक्रिया करते हो, चाहे आप ट्रैक्टर चलाते हो 1 साल, तो ट्रैक्टर क्या होगा आपके पास में, ट्रैक्टर चलेगा तो आपके पास में उसका मूल्य घटेगा। क्यों, जो नया ट्रैक्टर था उसकी एफिशिएंसी और 1 साल चले हुए ट्रैक्टर की एफिशिएंसी में फर्क होता है। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों, जो भी उपकरण लगे हैं उनकी घिसावट में जो मूल्य में कमी होती है उसको क्या बोला जाता है आपके पास में, मूल्यह्रास बोला जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ये आपके पास में चारों हैं। चारों को कैसे याद रखोगे, देखो जीडीपी क्या होती है, जीडीपी आपके पास में मैंने अभी आपको बताया था। जीडीपी क्या होती है आपके पास में, घरेलू उत्पादन। घरेलू उत्पादन का मतलब क्या हो गया, किसी देश की सीमा के अंदर होने वाला उत्पादन, किसी देश की सीमा में एक वर्ष में, एक निश्चित एक फाइनेंशियल ईयर में होने वाले उत्पादन का अंतिम मौद्रिक मूल्य। कौन कौन से हो गया आपके पास में, घरेलू सीमा, भौगोलिक सीमा, 12 नॉटिकल मील तक की सीमा, विदेशी दूतावास, और आपके पास में क्या हो जाएगा,
या फिर आपके पास में जो जलयान या फिर पोत चल रहे हैं या वायुयान चल रहा है वो भी आपके पास में क्या कहलाएगा, जीडीपी में आएगा। अब जीडीपी से जीएनपी निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में आपको नेट फाइनेंशियल इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास में विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को दी गई आय। जो भारतीय लोग विदेश में रहते हैं उनके द्वारा भेजा गया रेमिटेंस है, जो विदेशी लोग भारत में रहते हैं उनके द्वारा यहाँ से ले जाए गए रेमिटेंस है। अगर विदेशों से हमें 1 लाख रुपए प्राप्त हुए और हमारे यहाँ से विदेशियों ने कितने लेके गए 50,000, तो हमारे पास में नेट इन शुद्ध आय कितनी हो जाएगी आपके पास में विदेशों से प्राप्त 50,000 हो जाएगी। क्यों, 1 लाख में से 50,000 चले जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो आपके पास में जीडीपी से जीएनपी कब आएगा आपके पास में, जब हम उसमें क्या जोड़ देंगे, शुद्ध विदेशों से प्राप्त आय। इसका मतलब क्या हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को दी गई आय, शुद्ध विदेशी आय। अब देखो आपके पास में एनडीपी, आपको जीडीपी से एनडीपी निकालना है तो आप जीडीपी से मूल्यह्रास कर दोगे माइनस जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। जो भी आपके पास में जीडीपी होती है उसमें डेप्रिसिएशन, आपके द्वारा जो भी सामग्री यूज की गई थी उनके मूल्य में जो कमी आई वो आपके पास में क्या हो जाएगी, एनडीपी। अब आपको क्या करना है, एनएनपी कैसे निकालते हैं, जीएनपी में से मूल्यह्रास कर दो। देखो ये सारी चीजें ऐसे ही तो निकल रही है, जीएनपी इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, मूल्यह्रास माइनस कर दोगे। अब ये जो भी चीजें आपके पास में चारों चीजें आपको हार्ड लग रही थी वो ईजी हो गई। जीडीपी क्या होती है, भौगोलिक सीमा के भीतर आपके पास में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। जीएनपी क्या होता है आपके पास में, जीएनपी क्या होता है आपके पास में, भौगोलिक सीमा में होने वाला आय तो है ही है, लेकिन जो विदेशों से प्राप्त आय उसको जोड़ना है और जो यहाँ से विदेशों में लेके आए गए उसको घटाना है। फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, जीएनपी, जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा दो। फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, एनएनपी, जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दो। ये सारी चीजें, चारों चीजें क्लियर होगी। अब देखो कुछ चीजें और, फिर ये हमने कौन सी विधि पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी उत्पादन विधि। अब हम कौन सी पढ़ते हैं आपके पास में, दूसरी विधि, आय विधि, जिसको इनकम मेथड भी बोला जाता है। इस विधि में उत्पादन कारकों को प्राप्त सभी आयों में जोड़ा जाता है। उत्पादन के लिए आपके पास में जो जो फैक्टर काम में आते हैं, जो जो फैक्टर आपके पास में क्या होते हैं उत्पादन में काम आते हैं, उन सभी को जोड़ा जाता है। अब मेरे को बताओ उत्पादन में कौन कौन से फैक्टर काम आएंगे। उत्पादन में सबसे पहले काम क्या आएगा आपके पास में, आपको कोई भी चीज़ का उत्पादन करवाता है आपको मजदूरी देनी पड़ेगी, मजदूरी। दूसरा आपके पास में क्या हो जाएगी, मजदूरी। दूसरा आपके पास में क्या हो जाएगी, देखो किराया। आपने कहीं जाकर के रेस्टोरेंट खोला, कहीं जाकर के दुकान खोली तो आपके पास में क्या हो जाएगा, रेंट आपके पास में रहेगा। फिर आपने कहीं से निवेश लिया, कहीं से आपके पास में इन्वेस्टमेंट लिया तो उसका वापस ब्याज जाएगा कि नहीं जाएगा, इंटरेस्ट। और चौथा क्या हो जाएगा आपके पास में, कुछ आपको उत्पादन करने से लाभ भी मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, आय विधि से, आय विधि में क्या, इस विधि में उत्पादन कारकों को प्राप्त सभी आयों को जोड़ा जाता है। उत्पादन में जो भी आपके पास में कारक थे उसके आपके पास में कौन कौन सी आय प्राप्त हुई है आपके पास में, को प्राप्त सभी आयों को जोड़ा जाता है। उत्पादन में जो जो लगे हुए थे उनको जो जो इनकम प्राप्त होती है उसको सभी को जोड़ा जाता है। बताओ पहला कारक कौन सा था आपके पास में, मजदूर लोग थे, वो उत्पादन में जुड़े हुए थे, उनको क्या प्राप्त होती है आपके पास में, मजदूरी प्राप्त होती कि नहीं होती, मजदूरी प्राप्त होती। मजदूरी और वेतन आपके पास में एक ही चीज़ है, तो क्या प्राप्त होती है आपके पास में, मजदूरी, तो मजदूरी को जोड़ा जाएगा। फिर आपके पास में अगर हमने कोई चीज़ ली है, चाहे हमने बर्तन लिए हैं, चाहे हमने कोई साधन लिया है, उसका रेंट जाएगा कि नहीं जाएगा, किराया, किराया जाएगा आपके पास में। फिर हमने कोई ब्याज लिया है, हमने कहीं से आपके पास में लोन लिया तो लोन का क्या जाता है आपके पास में, इंटरेस्ट जाता है। फिर आपके पास में हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपके पास में, राष्ट्रीय आय फ्रॉम किस में आपके पास में, राष्ट्रीय आय इनकम विधि से। इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय। ये क्या होता है आपके पास में, आय विधि का सूत्र होता है। क्या आपने जीडीपी का सूत्र आपको याद है, जीडीपी का हमने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपके पास में, जीडीपी का सूत्र हमने क्या देखा था आपके पास में, जीडीपी क्या होती है आपके पास में, देखो विदेशों से जो भारत की सीमा होती है आपके पास में उसमें प्राप्त आय, जैसे निजी उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, और आपके पास में क्या देखा था हमने, निर्यात माइनस आयात, ये तो देखा था। जीडीपी का सूत्र क्या देखा था, आपको याद रहना चाहिए। देखो पहले हमने क्या देखा था, कंजप्शन, फिर हमने क्या देखा आपके पास में, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आपके पास में, फिर हमने क्या देखा था आपके पास में, इन्वेस्टमेंट, फिर हमने क्या देखा था आपके पास में, निर्यात माइनस आयात, एक्स माइनस एम, ये तो देखा था आपके पास में। ये कहते हैं आपके पास में जीडीपी का फॉर्मूला कौन कौन सा, देखो जो भी हम कंजप्शन करता है वो, सरकार जो भी खर्च करती है वो, जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो, और जो हमने वहाँ से मंगवाया माइनस हमने भेजा वो सारी क्या कहलाएगी आपके पास में, जीडीपी कहलाएगी। और उसी प्रकार आय विधि में आपके पास में कौन सा सूत्र हो जाएगा, मजदूरी को बोला जाता है आपके पास में क्या, वेजेज, तो डब्ल्यू ले लो। किराए को क्या बोला जाता है आपके पास में, किराए को बोला जाता है आपके पास में रेंट, तो आर ले लो। और आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो ब्याज को क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट, तो आई ले लो। लाभ को क्या बोला जाता है आपके पास में, प्रॉफिट, तो पी ले लो। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी आपके पास में, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला, पहली विधि कौन सी पढ़ ली हमने, उत्पादन विधि। दूसरी कौन सी पढ़ ली थी हमने,
आय विधि। तीसरी हम कौन सी पढ़ेंगे आपके पास में? व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या होगा आपके पास में? इस विधि में अर्थव्यवस्था में किए गए कुल अंतिम व्यय को जोड़ा जाता है। हम किसी इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा आपके पास में व्यय करते हैं, कौन कौन सा आपके पास में खर्च करते हैं, उसको जोड़ा जाता है। कौन कौन सा व्यय होगा आपके पास में? देखो, अगर हम खुद के लिए कुछ खर्च करेंगे वो क्या कहलाएगा आपके पास में? कंजप्शन। जैसे हमने जीडीपी में पढ़ा था, वो क्या कहलाएगा आपके पास में? कंजप्शन। ये जीडीपी का सूत्र सेम है आपके पास में। जो जीडीपी हमने उत्पादन विधि में देखा था आपके पास में, वो का वो इन्वेस्टमेंट आपके पास में, फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आपके पास में, फिर आपके पास में क्या हो जाएगा? निर्यात माइनस आयात। शुद्ध निर्यात क्या होता है आपके पास में? टोटल निर्यात। हमने कुछ आपके पास में आयात भी तो क्या होगा? निर्यात का मतलब क्या होता? बाहर को भेजना। अगर हम बाहर को कुछ चीज़ें भेजेंगे तो बाहर से पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? पैसे आएंगे। माइनस आयात, हम बाहर से कुछ मंगाएंगे चीज़ें तो बाहर को रुपये देंगे कि नहीं देंगे? रुपये देंगे। इसका मतलब शुद्ध निर्यात का मतलब क्या हो जाएगा? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को ही शुद्ध निर्यात बोला जाता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को क्या बोला जाता है? शुद्ध निर्यात बोला जाता है। अब देखो आपके पास में हमें दो चीज़ें देखनी है। एक होती है आपके पास में मार्केट प्राइस पे कुछ चीज़ें, एक होती है आपके पास में फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत पे कुछ चीज़ें। उन चीज़ों को देखना। देखो, बाजार मूल्य और आपके पास में साधन लागत। देखो, बाजार मूल्य पे चीज़ें कौन सी मिलती है आपके पास में? जिसमें वह वस्तु जिसमें आपके पास में कर सम्मिलित होता है। इसका मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ आपके पास में, आपने यहाँ से ये बुक बनाई है, अगर बुक को मैं मार्केट में ले जा करके बेचूंगा तो क्या इसमें जो भी टैक्सेज होंगे क्या वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे? शामिल होंगे। लेकिन मेरी बात सुनो, फैक्टर का मतलब क्या होता है आपके पास में? जो चीज़ें हमारे घर पे पड़ती हैं, जो चीज़ें हम बनाते हैं। अगर मेरे को एक मोबाइल बनाने में या मेरे को एक टेबल बनाने में रुपये लगे 100, कितने रुपये लगे आपके पास में? 100। ये मेरी क्या है आपके पास में? फैक्टर कॉस्ट है। अगर मैं इसको मार्केट में लेके जाऊँगा तो मैंने जोड़ा कि मेरे को 20 रुपये टैक्स देने पड़े, तो मैंने टैक्स दे दिए। फिर मैंने क्या लगाया आपके पास में कि मेरे 100 रुपये में पड़े थे, लेकिन सरकार ने मुझे सब्सिडी दी थी। कितने? क्या सब्सिडी दी थी आपके पास में? मुझे सब्सिडी दी थी आपके पास में 10 रुपये। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस का मूल्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसकी मार्केट प्राइस क्या हो गया आपके पास में? भाई सब्सिडी दी, उसको तो मेरे को घटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अब खर्चा 100 रुपये का थोड़ी हुआ, मेरा खर्चा हुआ 90 रुपये का। क्यों? 10 रुपये सरकार ने दे दिए, लेकिन मेरे 20 रुपये क्या लगा आपके पास में? टैक्स लगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में? 110 होगा कि नहीं होगा? 110। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस क्या हो गया आपके पास में? जब हम कर को जोड़ते हैं और आपके पास में किसको घटाते हैं? सब्सिडी को घटाते हैं, वो आपके पास में क्या हो जाता है? मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है आपके पास में? फैक्टर कॉस्ट होती है आपके पास में जो वस्तु मूल्यतः उत्पादित होती है उसका क्या मूल्य होता है आपके पास में? वो क्या होता है आपके पास में? फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट से आप मार्केट प्राइस आराम से निकाल सकते हो। कैसे? ये आपके पास में फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस निकालनी है आपको, ये आपके पास में फैक्टर कॉस्ट है। इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? सब्सिडी जोड़नी पड़ेगी। क्यों? सब्सिडी कौन दे रहा है आपके पास में? सरकार दे रहा है। सब्सिडी घटानी पड़ेगी। क्यों? आप टैक्स जोड़ोगे। अगर आपके पास में 100 रुपये वस्तु थी, आपके पास में 20 रुपये टैक्स लिया, तो आप ग्राहक से कितने रुपये लोगे? 120 रुपये लोगे कि नहीं लोगे? लेकिन अगर आपको सरकार ने सब्सिडी दे दी 10 रुपये की, तो आप 10 रुपये घटा लोगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें जोड़ोगे क्या आप? टैक्स जोड़ोगे। घटाओगे क्या आप? सब्सिडी घटाओगे। क्या घटाओगे? सब्सिडी घटाओगे। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में? सूत्र क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस का सूत्र क्या होता है आपके पास में? फैक्टर कॉस्ट, जिसको बनाने में, फैक्टर का मतलब क्या होता है? साधन लागत, जिसको मूलतः बनाने में कितने रुपये खर्च हुए? साधन लागत। इसमें आपके पास में टैक्स जोड़ना है, सब्सिडी घटाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में? फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स जोड़ना है और माइनस सब्सिडी। ये आपके पास में क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला। अब साधन लागत आपके पास में उत्पादन कारकों को दिया गया वास्तविक भुगतान। आपने अगर टेबल बनाई तो मैं प्लास्टिक वाले को कितने रुपये देते, सांचे वाले को कितने रुपये देते, वही तो चीज़। अगर मैंने आपके पास में कोई सब्जी बनाई तो सब्जी वाले को कितने देते, गैस वाले को कितने देते, वो आपके पास में क्या होती है? जो टोटल एक्चुअल वैल्यू लगती है वो क्या होती है आपके पास में? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलोगे आपके पास में? इन सबको इधर लेके आ जाओ। इन सबको इधर लाने का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में? ये फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। अगर मैं मार्केट प्राइस में से क्या घटा लूँ? मार्केट प्राइस में से टैक्स को घटा लूँ, क्योंकि टैक्स तो मैंने बाद में जोड़ा था, लेकिन आपके पास में सब्सिडी भी मुझे बाद में मिली थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सब्सिडी को आपके पास में जोड़ दूंगा। सब्सिडी को पहले मैंने सब्सिडी घटाई थी। घटाई क्यों थी? सरकार ने मेरे को दिया था। इसका मतलब क्या हो जाएगी? मेरी फैक्टर कॉस्ट घट जाएगी। अब मैं जोड़ रहा हूँ आपके पास में, क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस में तो आपके पास में सब्सिडी जुड़ेगी। इसको इधर लेके जाओ, माइनस क्या होगी आपके पास में? प्लस की होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपके पास में क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे देखो आपके पास में राष्ट्रीय आय के प्रमुख मापक कौन से हो जाएगा आपके पास में? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेट फैक्टर, नेट फाइनेंशियल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और आपके पास में क्या हो जाएगी? पर कैपिटा इनकम। इनका देखो पूर्ण नाम आपके पास में कभी पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा तो भी आपको क्या रहेगा? यहाँ देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, जीडीपी क्या होती है आपके पास में? किसी भी राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादन। इसमें राष्ट्रीय सीमा में कौन कौन से आ जाएगा आपके पास में? जियोग्राफिकल बाउंड्री आ जाएगी, 12 नॉटिकल मीट की समुद्री सीमा आ जाएगी आपके पास में, कोई वायुयान या जलयान चल रहा है वो आ जाएगा आपके पास में, या कोई विदेशी दूतावास होता है वो आ जाएगा। ठीक है। जीएनपी क्या होता है आपके पास में?
देश की सीमा के भीतर उत्पादन होने वाला तो है ही है, लेकिन साथ में जो देसी लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, वो आपके पास में जो उत्पादन करते हैं, और यहाँ जो आपके पास में जो बाहरी रहते हैं वो उत्पादन करते हैं, इसको तो घटाओगे और इनको जोड़ दोगे। ठीक है। एनडीपी क्या होता है आपके पास में, जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा दोगे। एनएनपी क्या होता है आपके पास में, जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दोगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगा आपके पास में, अब्रॉड। इसका मतलब क्या होता है आपके पास में, विदेशों को दी गई आय और विदेशों से ली गई आय। अगर हमने 100 रुपये लिए और हमने दिए कितने आपके पास में 80 रुपये, तो आपके पास में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कितनी हो जाएगी आपके पास में 20 रुपये। और पर कैपिटल इनकम क्या होता है आपके पास में, राष्ट्रीय आय में पॉपुलेशन का भाग देते तो आपके पास में क्या हो जाती है, पर कैपिटल इनकम हो जाती है। देखो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम क्या होती है आपके पास में, प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं, आपके पास में क्या हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर एक व्यक्ति कितने रुपये कमाता है। फिर होती है आपके पास में, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है आपके पास में रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है आपके पास में, कि आज के समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान वर्ष में आपके पास में कितनी आपके पास में क्या चल रही है, जीडीपी चल रही है। ठीक है। देखो आधार वर्ष क्या हो जाएगा आपके पास में, नॉमिनल जीडीपी का वर्तमान वर्ष की कीमतों पर मापा गया जीडीपी। और वास्तविक जीडीपी कौन सा हो जाएगा आपके पास में, आधार वर्ष पर। आधार वर्ष कौन सा आपके पास में, 22-23 वर्ष। पहले आपके पास में कौन सा था, 11-12, उसको याद रखना मतलब। ठीक है। तो आधार वर्ष कौन सा हो जाएगा आपके पास में, रियल जीडीपी कौन सी हो जाएगी, आधार वर्ष की कीमतों पर मापा गया जीडीपी। जीडीपी अपस्फीतिकारक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीडीपी डिफ्लेक्टर। इसको याद रखना भाई, जीडीपी डिफ्लेक्टर काफी बार पूछा जाता है आपके पास में। ठीक है। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है आपके पास में, नॉमिनल जीडीपी, और आपके पास में क्या हो जाएगी, रियल जीडीपी को भाग दे देना, मल्टीप्लाई किससे कर देना आपके पास में, 100 से। ठीक है। नॉमिनल और रियल जीडीपी, इसको 100 से क्या कर देना आपके पास में, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, राष्ट्रीय आय में कौन कौन से आपके पास में शामिल नहीं है, उन चीज़ों को देखना है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री आपके पास में, शेयर एवं बॉन्ड का क्रय मूल्य, उपहार दान, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, लॉटरी, घरेलू सेवाएं और अवैध गतिविधियां, ये सारी किसमें नहीं है आपके पास में, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय आय में शामिल कौन सी होती है आपके पास में, अंतिम वस्तुएं सेवाएं, उत्पादन संबंधी सेवाएं, उपभोग हेतु कृषि उत्पादन और मकान का अनुमानित किराया और सरकारी कर्मचारियों का वेतन, ये आपके पास में क्या होता है, इसमें शामिल होता है। इसके लिए महत्वपूर्ण सूत्र आपके पास में कौन से होते हैं, जीडीपी का मैंने सूत्र बताया था आपके पास में, कंजप्शन हो जाएगा, कंजक्शन आपके पास में, इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज, और आपके पास में गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और निर्यात माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, आयात। निर्यात माइनस आयात का मतलब क्या होता है आपके पास में, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। GNP क्या होता है बताया मैंने, GDP प्लस NFIA, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। भारतीयों ने जो विदेशों से कमाया उनमें से माइनस कर दो जो विदेशियों ने भारत से कमाया। ठीक है। NDP क्या हो जाएगा आपके पास में, GDP में से मूल्यह्रास को घटा दोगे। NNP क्या होगा, GNP में से मूल्यह्रास को घटा दोगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या हो जाएगा आपके पास में, विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को दी गई आय। मार्केट प्राइस क्या होता है आपके पास में, फैक्टर कॉस्ट में अगर हम टैक्स को जोड़ते हैं सब्सिडी को घटाते हैं, यही तो होता है आपके पास में। और फैक्टर कॉस्ट को कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस में आप क्या करोगे, टैक्स को घटा दोगे और सब्सिडी को जोड़ दोगे, उल्टा कर दो। देखो इसका पक्षांतरण इधर कर दो, पर कैपिटल इनकम क्या हो जाएगा आपके पास में, नेशनल इनकम का पॉपुलेशन में भाग दे दोगे। फिर हमने क्या पढ़ा था, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है आपके पास में, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास में 100, वो क्या हो जाएगा आपके पास में, जीडीपी डिफ्लेक्टर हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय आय का दिन किसने कहा था, सबसे पहले ये वन लाइनर है, थोड़े से याद रखना, साइमन कुजनेट्स ने कहा था। किसने कहा था, साइमन कुजनेट्स। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है आपके पास में, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस लगाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। भारत का वित्त वर्ष क्या आपके पास में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। जीडीपी घरेलू सीमा पर आधारित है, जीएनपी राष्ट्रीयता पर आधारित है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीडीपी जो घरेलू सीमा है उस पर आधारित है। जीएनपी में आपके पास में जो विदेश में बैठे हैं, चाहे अमेरिका में बैठा हो चाहे अरब में बैठा हो, लेकिन वो भारतीय हैं तो उसकी आय को भी क्या करेंगे, शामिल करेंगे। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को सामान्यतः राष्ट्रीय आय बोला जाता है। राष्ट्रीय आय किससे बोला जाता है आपके पास में, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। एनएनपी क्या होती है आपके पास में, जीएनपी में से क्या घटा दोगे, डेप्रिसिएशन घटा दोगे, मूल्यह्रास घटा दोगे। जीएनपी क्या होगी आपके पास में, जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दोगे। ठीक है। ये आपके पास में क्या था, राष्ट्रीय आय का पूरा क्या था, कच्चा चिट्ठा था। अब इसमें से आपको कुछ भी चीजें क्या नहीं होनी चाहिए, डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राम राम।